हाँ जो प्यार थी, हाँ थोड़ा भी समझ ना पाया मैं कल्ला चला। हाँ ये दिल पछतावे तेरे बिन में रह ना पावे चला कल्ला। क्यों अफसोस होया मेरी पहला में नानी मैं चाहा चाहा यादें मिट के मैंने नेवना लेकिन समय ना मैं रहा 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 रहा। बच्चों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSC शांतम गुप्ता, इंडियाज नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, आपके सामने आज का वन शॉट लेके। और कैसे हैं आप लोग सब, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भैया, फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए। मैं भी एक बार लिंक शेयर कर देता हूं चटाचट, जल्दी आ जाइए फटाफट। हेलो 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 बच्चा, भैया हमारा बबुआ नहीं देख पा रहा इसको बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश नहीं, नेपाल में। एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। ये लोग रोज दिमाग मेरा लो भाई, कर दिया भाई, कर दिया, देख लो अभी। आ जाओ सर, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके एजुकेटर CSC शांतम गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। तेरा दिल पछतावे तेरे बिन हुड़ रह ना पावे वह चला चला रहा रहा। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ सर। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये फैन फंडिंग क्या है भाई, गजब ही आ जाता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से सबके क्लास 12 के भी एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो अब भैया फुल फ्लो में पढ़ाई होनी चाहिए। जिनका इतने दिन से कुछ अड़ंगा लगा हुआ था कि पहले ये एग्जाम खत्म हो जाए तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, भैया अब आई होप आपका ये सब नाटक खत्म हो चुका है। ठीक है, नाटक नहीं मतलब जेन्युइन ही था, बट अब ये सब हो गया है आई होप, और अब आप सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। एक बार मैं शेयर कर दूं इसको अपने टेलीग्राम में, और सब लोग वीडियो को लाइक कर दें। जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, हमारा वो जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना कैट का, जिसमें हम आपको 90% तक स्कॉलरशिप देते हैं, वो टेस्ट सैटरडे कंडक्ट होता है। तो इसमें आप अपने उन दोस्तों को बता दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक CA अडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि भैया बात सीधी सी बात है, आपको अगर एक अटेम्प्ट में पास करना और इंडिया की नंबर 1 टीम से पढ़ना है, तो यही इंडिया की नंबर 1 टीम है, यही इंडिया की नंबर 1 टीम का नंबर 1 एजुकेटर है फॉर लॉ, यही उनका कैप्टन है, और यही वो इंसान है जो आपको एक स्टूडेंट से एक CA बनाने के जर्नी में मेन ब्रिज का काम करेगा। यही वो इंसान है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आइए सर शुरू करते हैं। और ये हमारे जैसे ये जो 361 देख रहे हो आप, उज्जवल देख रहे हो, ये सब हमारे ही द्वारा मेंटोर्ड किए गए बच्चे हैं, सब हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। इनकी तरह आपको भी आना है तो भैया बस जुड़ जाइए। टेस्ट ये वाले जो है, ये जो आपका ये जो है, ये सैटरडे को कंडक्ट होता है, एवरी सैटरडे। ठीक है, तो ये एवरी सैटरडे होता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप कोड CSG यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेस्ट है, MCQs है और कुछ नहीं, सब 12th के स्टैंडर्ड के MCQs है, तो इसमें आप स्कॉलरशिप अटेंड कर सकते हो। मैं टेस्ट सीरीज कब चालू कर रहा हूं, कौन से टेस्ट सीरीज चालू करा रहा हूं भाई? मैं ऑल इंडिया टेस्ट जो मैं लूंगा वो एग्जाम से 1 महीना पहले लूंगा। आ जाइए सर, यूनिट 5 में आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 5 में। सर मैंने ना क्लास में आने के पहले ही आप लोगों को बोला, एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर, उसका क्या मतलब होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है 2 लोगों का साथ में मिलना, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। कल की PDF नहीं मिली बेटा, दृष्टि आपकी आंखें खराब हैं, इंस्टाग्राम की बायो में जाके चेक करिए, उसने अपलोड ऑलरेडी कल रात को ही कर दिया था। वो आंखों का धोखा होगा या आंखों में मोतियाबिंद, दोनों में से कोई एक।
ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। लेट्स से अभी कल जैसे आशीष सर बोले, जैसे बाकी सारी चीजें छोड़ो, जैसे सीयूईटी है, ठीक है, पहले मैं सीयूईटी अकेला करता रहता था, अभी आदि आया, ठीक है, आदित्य शिवारे आया, बोला कि भाई मैं तेरे को मदद कर देता हूं, तेरे इतनी सारी कैटेगरी है, थोड़ा काम मेरे को दे दे, थोड़ा मैं कर लेता हूं, थोड़ा तू कर ले। वो है ज्वाइंट वेंचर, जब दो लोग साथ में मिलकर एक काम करते हैं। तो अगर दो कंपनियां साथ में मिलकर कोई वेंचर कर रही हैं उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, वो एसोसिएट होती हैं एक दूसरे की। बता दिया, ठीक है। आ जाइए सर। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 5, ये एक ऐसा यूनिट है विच इज ओनली एंड ओनली रेलेवेंट, लव यू टू बेटा, ओनली एंड ओनली रेलेवेंट फॉर केस स्टडी, ठीक है। मतलब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, ओनली रेलेवेंट फॉर केस स्टडी, इसीलिए मैंने बोला कि यहां से 7 नंबर तक का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आज करा रहा हूं 5, कल कराऊंगा 6 और 7। मेरा सिलेबस कंप्लीट है, अब मुझे टेस्ट कहां दूं जहां पेपर भी इवैल्यूएट हुए। आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए, अनूप की टेस्ट सीरीज ले लो, सीए एग्जाम सीरीज अनूप ग्रुप में जो है उसकी, और उसके थ्रू आप टेस्ट देके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। इवैल्यूएशन बढ़िया करता है वो, ठीक है, जैसे हॉटस्टार और जियो। अब शुरू करें, आयो सर, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। वो कल के क्लास में हुआ था, दया करके प्लीज कल की क्लास को वापस देख लीजिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस पर 1 घंटा सर्च किया था। अब आइए सर, अगर आप मैं फिर से यहीं से शुरू करूं, ठीक है, फिर से अगर मैं यहीं से शुरू करूं, इंडियन, अरे ये व्हाइट होना चाहिए ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन wanted to set up CFL lights for which they took permission from vice president and loan from Dena Bank. IOC CFL VPDB, अगर मैं ये करूं, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन wanted to set up CFL lights for which they took permission from vice president and loan from Dena Bank. इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, कंसिडरेशन खत्म हो गया, कैपेसिटी हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, लॉफुल हो गया, वॉइड हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब हम लोग अपने लास्ट पोर्शन पे हैं, ब्रीच, ठीक है। ब्रीच सब कराएंगे, 9 के 9 यूनिट कराएंगे, कल कराएंगे 6 और 7, उसके बाद कराएंगे 8, उसके बाद कराएंगे 9, ठीक है। सारे के सारे यूनिट का वन शॉट होगा, आप टेंशन मत लीजिए, और पूरे विस्तार से होगा, ठीक है, पूरे विस्तार से होगा, कंटेंट फंटेंट नहीं काटते हम लोग। अच्छा, अब सुनना सर, मेरी एक बात ध्यान से सुनना सर, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। कल मैंने बात किया था ना, डिस्चार्ज मींस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, डिस्चार्ज मींस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, डिस्चार्ज मींस पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है ना डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को अंत करना, टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यही डिस्चार्ज होता है। अब गुरु देख लो, एक बात समझ लो, डिस्चार्ज दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो अच्छा वाला तरीका है कि जिसको आप परफॉर्म कर दो, काम कंप्लीट कर दो, डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। एक तो अच्छा वाला तरीका है, काम कंप्लीट कर दो, डिस्चार्ज हो जाए। आपने एग्जाम फॉर्म भरा मे का, जाके एग्जाम दे दिया, एग्जाम चारों दे दिए, पेपर सबमिट कर दिया, खेला खत्म, परफॉर्म हो गया, डन, ठीक है। और एक होता है गंदा तरीका। अरे गंदा तरीका कौन सा है सर, गंदा तरीका कौन सा है? गंदा तरीका यह है कि आप ब्रीच कर दो। ब्रीच क्या होता है? ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच क्या होता है? ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो उसको बुलाते हैं ब्रीच, ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। और इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है इस यूनिट में, विच इज यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का गला घोटना, इसी को डिस्कस करेंगे यहां पे, और पूरे विस्तार से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बढ़िया से करेंगे। ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं ब्रीच। जैसे मेरा और अनअकैडमी का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, ठीक है। अब मैं 2027 तक यहां काम करता हूं पूरी बढ़िया तरीके से, और उसके बाद मैं छोड़ के जाता हूं, तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज। 2027 के अगर पहले मैं छोड़ दूं, 2027 के अगर पहले छोड़ दूं, तो वो हो जाएगा ब्रीच। ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच मतलब बीच में तोड़ना, समझ में आई?
ये बात सही है, एकदम क्लियर। अभी ब्रीच का मतलब समझ में आ गया। अब सुनो सर, अब गुरु ब्रीच भी दो तरीके की होती है, ठीक है, ब्रीच भी दो तरीके की होती है। अरे नेपाल इनेबल किया हुआ है भाई, तुम पहले अपना वीपीएन बंद करो। यहां नेपाल इनेबल किया हुआ है, तुमसे पहले एक बच्चा भेजा है हमको, हमने पहले ही नेपाल इनेबल कर दिया मेरे भाई। मेरा कोई बैर थोड़ी ना है नेपाल से, मेरे को तो आज तक नेपाल में गया भी नहीं, फिर भी उतनी जनता वहां की पढ़ती है, इतना प्यार करती है, तो मेरा सौभाग्य है। ट्रैक इन ऑल कंट्रीज दिया हुआ है भाई, कहीं पर ब्लॉक्ड नहीं है, एकदम मस्त नेपाल में चल रहा है, तुम टेंशन मत लो। तुम वापस उसको रीचेंज करो, ट्रैक इन ऑल कंट्रीज किया हुआ है भाई, चल रहा है नेपाल में। परचेस कहां से करनी है टेस्ट सीरीज? देखो सर, ऐसे तो मैं कोई टेस्ट सीरीज रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आप मेरे को व्हाट्सएप एक बार करना, एक तो मेरी पर्सनली देखी हुई है, तो मैं उसका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आप कर सकते हो। ये मेरा नंबर 9674362447, ठीक है। चलिए आइए, अब आगे आते हैं। ओके सुनिए, अब ब्रीच भी ना दो तरीके की होती है। जैसे मान लो ये है चंदू, ठीक है, चंदू एक नन्ना सा बच्चा है। सर चंदू के बाल इतने बड़े क्यों हैं? अरे चंदू रॉकी भैया का फैन है, ठीक है। अब चंदू को ना पढ़ाने के लिए एक टीचर आने वाला है, टीचर का नाम है नंदू, ठीक है। अब चंदू की कोचिंग क्लास शुरू होने वाली है 1/1/2025 से, ठीक है। चंदू की क्लासेस शुरू होने वाली, नंदू पढ़ाने आने वाला है, ठीक है। अब नंदू जब बाहर से पता किया चंदू के बारे में कि चंदू कैसा आदमी है, कैसा बच्चा है, तो नंदू को पता चलता है कि भाई जो चंदू है वो एकदम बदमाश किस्म का बच्चा है, जीना हराम कर देता है, पूरा खून चूस लेता है। हाँ, तो नंदू बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीएसजी के तो सारे बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन हर कोई सीएसजी की तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता ना उनको। बाकी लोग तो उनके चैट को इग्नोर कर देते हैं, मैसेजेस को बच्चे करते हैं, तो तब सीएसजी जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो जब नंदू को पता चलता है इस बारे में कि भाई ये तो बहुत परेशानी वाला बच्चा है, तो नंदू ना, देखना ध्यान से, ठीक है, नंदू क्या करता है, 30 नवंबर 2024, मतलब इस डेट के पहले, 1 जनवरी 2025 आने के पहले ही ना बोल देता है, पहले ही ना बोल देता है। बोलता है भाई सुन, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ाने आ सकता तुम्हारे लड़के को, वो बहुत बदमाश है। मैंने मार्केट में मतलब लोगों से उसके बारे में पता किया है, उसकी जो पुरानी वाली टीचर है उसने भी बताया है, एक नंबर का बदमाश लौंडा है, मैं नहीं आ सकती पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं नहीं आ सकती पढ़ाने के लिए, एक नंबर का बदमाश लौंडा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लव यू टू बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, एक नंबर का बदमाश लौंडा है, ठीक है। अब ये जो इसने मना किया ये ब्रीच है, पर जो ब्रीच ड्यू डेट के पहले होती है, ड्यू डेट के प्रायर होती है, मतलब ये है ना ड्यू डेट, ये है ना डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो भी ब्रीच ड्यू डेट के पहले होती है, ये क्या हो गया बे, ड्यू डेट के प्रायर होती है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, आंटी की ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और जो भी ब्रीच इस ड्यू डेट के बाद होगी या ड्यू डेट पर होगी, जो भी ब्रीच इस ड्यू डेट के बाद होगी या इस ड्यू डेट पर होगी, ठीक है, जो भी ब्रीच इस ड्यू डेट पर होगी या इस ड्यू डेट के बाद होगी, वो ब्रीच क्या हो गया। अब मान लो वो 1 तारीख को आके बोले कि मैं आपके लड़के को नहीं पढ़ाऊंगी, या मान लो ऐसा हो, या तो ऐसा हो 1 महीना पढ़ाने के बाद 14 फरवरी को वो बोले कि मैं आपके लड़के को और नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये दोनों हो जाते हैं एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब वो ब्रीच जो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पर या उसके कभी बाद में हुई है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच, ठीक है, क्लियर है सर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच, एब्सोल्युटली
ठीक है, तो ये दो तरह की ब्रीच हुई। आते हैं सर, तो देखो सर, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो तुमको गुस्सा तो आएगा यार। देखो, किसी ने भी अगर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो तुमको गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए, इंसान हो भाई तुम, है ना। तो या तो किसी ने तुम्हारे साथ एक्चुअल ब्रीच की होगी, ठीक है, या तो किसी ने तुम्हारे साथ एक्चुअल ब्रीच की होगी या किसी ने तुम्हारे साथ एंटीसिपेटरी ब्रीच की होगी। गुस्सा तो तुमको दोनों केस में आएगा और एक्शन तो तुम दोनों केस में लेने की कोशिश करोगे। बोलो हाँ कि ना। 14 ही क्यों चुना मैंने, उस दिन प्यार का दिन होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो गुस्सा तो आना ही है सामने वाले को, ठीक है, गुस्सा तो आना ही है सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो गुस्सा आने के बाद वो क्या करेगा, गुस्सा आने के बाद वो क्या करेगा, चलो वो देखते हैं, आओ। अब वो क्या करेगा सर, अब उसको गुस्सा आया, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो अब देखते हैं कि उसकी रेमेडीज क्या होती हैं। क्या होती हैं उसकी रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब उसे मिलेगा क्या, उसे मिलेगा क्या, उसे मिलेगा क्या, उसे बोलते हैं रेमेडीज। उसे मिलेगा क्या। बहुत जल्दी सीएसजी चैलेंज भी चालू होने वाला है, ठीक है, तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नोट्स वगैरह सब आपको वहीं बायो में मिल जाएगा। सीए शांतम गुप्ता ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ब्लू टिक के साथ। सीएसजी 3.0 चैलेंज बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग विल बी कमिंग वेरी वेरी सून, ठीक है। तो रेमेडीज क्या है, जो उसे मिलेगा। किसे मिलेगा, अच्छा तुम यहां पे मेरे को एक चीज बताओ, रेमेडीज बोल रहा ना मैंने, रेमेडीज, यहां रेमेडीज किसको मिलना चाहिए, नंदू को मिलना चाहिए या चंदू को मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने है, चंदू ने तोड़ा है कि नंदू ने तोड़ा है, तोड़ा किसने है, नंदू ने तोड़ा है या चंदू ने तोड़ा है। सर कॉन्ट्रैक्ट तो नंदू ने तोड़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो नंदू ने तोड़ा। सबको वीडियो लाइक कर देना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो नंदू ने तोड़ा है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नंदू ने तोड़ा है, सब कुछ उसी जगह पर मिलेगा, एक ही जगह पर मिलेगा और कहीं नहीं, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, टेलीग्राम का लिंक और जो नोट्स का लिंक है वो दोनों यहां पर पिन कर देता हूं, तो टेली भी ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स का भी लिंक यहां पर डाल देता हूं। एक सेकंड रुकिए, तब तक आप ये मेरे को चैट में बढ़िया से, कभी कभार ना ये सब चीज स्पैम किया करो, समझ में आया, स्पैम किया करो, तो ये सब चीज स्पैम किया करो कि भैया एकदम एक झड़ी से सारे लोग स्पैम करके बता रहे हैं कि हाँ भैया आंसर क्या होगा। स्पैम करना है, ये सब स्पैम किया करो। तो स्पैम करते हो मार बेवकूफियां, स्पैम करना है या स्पैम करो, बताओ कौन मिलेगा, किसको मिलेगा, चंदू को मिलेगा कि नंदू को मिलेगा, किसको मिलेगा, जल्दी बताओ। ये स्पैम किया करो, चंदू चंदू नंदू नंदू चंदू चंदू। भाई चंदू को मिलेगा, चंदू को। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चंदू को मिलेगा। अभी देखो आपके सामने नोट्स का लिंक आ जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें पिन करके अभी लगा दूंगा। एक सेकंड में आ रहा है, बस आ रहा है। आबरा का डाबरा गिली गिली पू, आबरा का डाबरा गिली गिली पू, आबरा का डाबरा गिली गिली पू। आबरा का डाबरा गिली गिली पू, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा गिली गिली पू। अभी आ रहे हैं नोट्स आपके सामने। आबरा का डाबरा गिली गिली पू, ठीक है। अरे यार मेन बात है कि ये नोट्स का लिंक इतना बड़ा है पेज का मेरा चैट कम पड़ जा रहा है।
क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है मेरे साथ। भगवान बचाओ मुझे। ए भगवान मुझे बचाओ। हाँ चलो हो गया। इन गंदे गंदे बच्चों से मुझे बचाओ भगवान। ये बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं कुछ भी बोलूं मेरी बात ही नहीं सुनते। अब इस रिजल्ट के दिन मेरे पास आके रोते हैं भगवान। आबरा कडाबरा गिली गिली पू, हो गया नोट्स टू। ऊपर देखिए एक नोट्स का लिंक है और साथ में एक टेलीग्राम का भी लिंक है। खोल के दिखा दूं क्या? एंड में मेरे को याद दिलाना, ठीक है? लेक्चर के एंड में मैं प्रॉपरली इसको खोल के समझा दूंगा कैसे होता है, ठीक है? आबरा का डाबरा गिली गिली पू। चलो आ जाओ सर। चलो ओके, तो यहां पर कौन जीता भैया? नंदू को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो सर अब क्या मिलेगा? रीच हुआ तो क्या मिलेगा? सर सबसे पहले वो आदमी आपसे डैमेजेस मांगेगा। वो क्या मांगेगा आपसे? डैमेजेस मांगेगा। सर कौन से डैमेजेस मांगेगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस मांगेगा। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब क्या होते हैं? वो डैमेजेस जो आपकी गलती की वजह से उस आदमी को एक्चुअली नेचुरली इंकर हुए हैं। तो लॉगिन कर लीजिए, इसमें रोने का क्या है? लॉगिन कर लीजिए। मैंने कहां बोला हर्षित गुरु कुछ भी? अभी मैंने कहां कुछ बोला? अजीब बात, पता नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला अभी। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो एक्चुअल लॉस जो नेचुरली ऑकर करते हैं। जैसे इसमें ना एक बहुत अच्छा केस आता है, एक एग्जाम की केस स्टडी भी है, जस्ट डिस्कस करूंगा। मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है? और एक हस्बैंड और वाइफ एक टूर के लिए निकले हैं। टूर के लिए निकले हैं मतलब वो लोग एक गाड़ी में बैठ के एक हिमालयन ट्रैवल्स के टूर बस में निकले हैं और वो लोग जा रहे हैं टूर पे। अब बीच में क्या होता है, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, ट्रक मतलब जो बस रहती है वो खराब हो जाती है। तो अब बीवी बेचारी एकदम ठंडी सर्दी है, ठीक है? और वो नीचे उतरती है बस से और उसको चल के ना सामने वाले होटल एक रहता है, वहां जाके शेल्टर लेना पड़ता है। अब चलने की वजह से ठंड में वो बेचारी बीमार हो जाती है, ठीक है? तो अब उसको ठीक कराने का मेडिकल खर्चा लगता है 20,000, ठीक है? होटल का कॉस्ट लगता है 10,000, ठीक है? और पर्सनल इनकन्वीनियंस मतलब जो तकलीफ हुई है उसके लिए 10,000 रुपया और जोड़ लो। तो जो उसका पति है वो बोलता है 20,000 का मेडिकल केयर भी देना पड़ेगा, 10,000 का होटल का खर्चा भी देना पड़ेगा और 10,000 का पर्सनल इनकन्वीनियंस जो तकलीफ हुई है हमें उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 40,000 पूरा मिलेगा? द आंसर इज नो। सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे। होटल का खर्चा मिलेगा 10,000 वाला और पर्सनल इनकन्वीनियंस मिलेगा 10,000 वाला, खाली 20,000 रुपया बस। जो वो बीमार हो गई है तो उसकी खुद की इम्यूनिटी कमजोर होगी। अब जरा सा चल के छुई मुई बीमार हो गई तुम्हारी बीवी, तो उसका खर्चा मैं थोड़ी ना दूंगा, है? तुम्हारी बीवी छुई मुई बीमार हो गई तो उसका खर्चा मैं थोड़ी ना दूंगा। तो जो 20,000 बोला था क्या होटल का? नहीं, 10,000 रुपया पर्सनल इनकन्वीनियंस, 10,000 रुपया होटल का, बस। और कुछ थोड़े ना देंगे। अब तुम्हारी बीवी बीमार हो गई तो तुम्हारी बीवी समझे। बता भाई क्या तकलीफ है, तू बता दे, बता बता भाई। हाँ क्या? हाँ तो भाई तेरे को पता है ना इस समय मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं, 11 बजे है तो ठीक है, अब मैं ब्लॉक कर देता हूं तेरे को फिर, ठीक है? चल ओके, बाय बाय। यही होता है जब आप कोई चीज को इतना मिस यूटिलाइज करते हो ना। इसीलिए सिर्फ इसी रीजन की वजह से एजुकेटर्स आपके साथ फ्रैंक नहीं होते। सुना आपने? मैं क्लास में आपके सामने बैठा हूं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूं, इसी के लिए नहीं देता हूं, ठीक है? अब मैं ब्लॉक कर दूंगा जैसा मैंने पहले ही बोला है।
आप मेरे को डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके लिए। चलिए, बोलते हैं ना, किसी के अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आ जाओ। तो अब ऑर्डिनरी डैमेजेस हो गया सर, जो एक्चुअल लॉस है, नेचुरली ऑकर किया है। ठीक है, एक्चुअल लॉस है, नेचुरली ऑकर किया है, तो सिर्फ वो 20,000 रुपए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब आता है सर स्पेशल डैमेजेस। अब ये स्पेशल डैमेजेस क्या होता है सर? एक बात सुनना, स्पेशल डैमेजेस तब रिकवरेबल होता है जब स्पेशल डैमेजेस कब रिकवरेबल होता है, कब रिकवर होता है? जब वो आदमी को आप अपने किसी लॉस के बारे में बताते हो। ये होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर यहां पर भी मैं एक केस स्टडी बोलूंगा, आज पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होगा, बार बार मैं केस स्टडीज बोलता रहूंगा। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, उसकी दोस्त ने उसको बताया कि दिल्ली में एक क्या बोलते हैं, कॉटन बुटीक फेस्टिवल लगा है। ठीक है, मतलब यहां पर सब लोग अपना, जैसे मिलन मेला टाइप का नहीं होता कि अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं बेचने के लिए, तो तुम भी भेजो। ठीक है, अब ये लेडी क्या करती है, ये रेलवे के पास जाती है और रेलवे को बोलती है कि ये सामान दिल्ली पहुंचा दो। ठीक है, ये रेलवे को ये नहीं बताती है कि इस सामान को जल्द से जल्द पहुंचाना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पहुंचाया तो मुझे एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा, वो प्रॉफिट मैं कमा नहीं पाऊंगी जो दाम में वहां बेचने वाली हूं। ठीक है, इसने रेलवे को ये सब बातें नहीं बताई, इसने 20,000 रुपया रेलवे चार्जेस दिए, रेलवे ने बोला 14 दिन में पहुंच जाएगा, और इसका एग्जीबिशन जो लगने वाला था वो 20 दिन बाद लगने वाला था, मतलब 6 दिन का बीच में बफर था। रेलवे ने डिले किया और ये पार्सल पहुंचा 24 दिन बाद, एग्जीबिशन खत्म हो गया। अब ये लड़की रेलवे के पास गई, उसने बोला कि भैया मैं 20,000 रुपए तो पूरा लूंगी, जो एक्चुअल लॉस है, ऑर्डिनरी लॉस, साथ में मेरे को 2 लाख रुपए और चाहिए। रेलवे वाला भाई उसकी फट गई, वो बोला 2 लाख रुपए क्या चीज का, पागल हो गई हो क्या मैम साहब, दिमाग वमाग सुबह सुबह चढ़ा के घूमती हो क्या, 2 लाख रुपए मुफ्त का ले लेंगे। बोलती कि देखो मैं ये सामान वहां भेजती, वहां जाके सामान बिकता, मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाती, तो वो सारी चीजें भी तो लूंगी। तो बोलता है वो सब आपने मेरे को बताया थोड़ी ना था, वो सब आपने मेरे को बताया थोड़ी ना था, वो तो स्पेशल डैमेजेस है, वो तो तभी मिलेगा व्हेन दे आर नोन टू द अदर पार्टी। मतलब अगर ये रेलवे वाले को बता देती, अगर ये रेलवे वाले को बता देती कि सुन भाई, अगर तूने 20 तारीख को सामान नहीं पहुंचाया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, 14 तारीख तक नहीं पहुंचा, 14 तारीख से 20 तारीख तक नहीं पहुंचाया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बुटीक में मेरा सामान बिक नहीं पाएगा। फिर ये तो उसने बताया ही नहीं, तो वो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जेम्पलरी डैमेजेस। सर ये एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं? वो आपने सुना है मानहानि का दावा, टीवी में सुना होगा मानहानि का दावा, उसको बोलते हैं डिफेमेशन सूट। क्या बोलते हैं? डिफेमेशन सूट। जब कोई आदमी कोई ऐसी हरकत करता है जिससे आपको मॉनिटरी लॉस नहीं हो रहा, हां आपको मॉनिटरी लॉस नहीं हो रहा, आपकी रेप्यूटेशन लॉस हो रही है, आपकी रेप्यूटेशन लॉस हो रही है। जैसे कोई आदमी अभी मेरे ऊपर कोई वीडियो बना दे, ठीक है, मेरा नाम आम लेके या उल्टा सीधा कुछ मेरे बारे में बोल के, अब उससे क्या हो रहा है, मेरा रेप्यूटेशनल लॉस हो रहा है। मेरा मॉनिटरी कोई लॉस नहीं होगा, मेरा रेप्यूटेशनल लॉस हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अभी बच्चे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, तो वो लोग लॉ के लिए मेरे को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, लॉ के लिए रेकमेंड करते हैं, तो वो भी चीज से मेरा कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बट उसके अगेंस्ट मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर ऐसा कोई नेगेटिव कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में करेगा तो दैट इज समथिंग जो मेरे रेप्यूटेशन को हार्म कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर डिफेमेशन सूट कर सकता हूं, जिसको बोलते हैं मानहानि का दावा, और उससे एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, मेरे रेप्यूटेशन का क्या लॉस हुआ है। लेकिन बेटा तुमको एक बात बताते हैं, ठीक है, तुमको एक बात बताते हैं, रेप्यूटेशन लॉस के ना सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में। एक, अगर आपने किसी से शादी प्रॉमिस की है और आप फिर रिफ्यूज करते हो, मैं ये बात सच बताता हूं आपको, अगर आपने किसी से शादी प्रॉमिस की है
ठीक है, अगर आपने किसी से शादी प्रॉमिस किया, मैं सच बता रहा हूं, और उसके बाद अगर आप उसको धोखा दे दें या उससे शादी करने से मना कर देना, दैट इज एन ऑफेंस है सर। तो वो जो क्या नाम है, वो जो, अरे निब्बा निब्बी लोग वीडियो बनाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, और फिर बड़े होके एक दूसरे को भूल जाते हैं, तो वो निब्बा निब्बी भी कवर होंगे। हाँ सर, अगर आप एक प्रॉमिस कर रहे हो किसी से मैरिज का और उसके बाद वो प्रॉमिस तोड़ रहे हो, मान लो सगाई कर ली और सगाई करके तोड़ दी, तो भैया ये भी ऑफेंस के लिए है, क्योंकि आप उसकी इज्जत हार्म कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप उसके इज्जत हार्म कर रहे हो। ठीक है, तो मैरिज प्रॉमिस करके रिफ्यूज करना भी एग्जेम्पलरी डैमेज का केस है। और दूसरा है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, लेट्स से आपके अकाउंट में 30-40 हजार रुपए हैं, और आपने 2,000 रुपए का चेक बनाया, और आपके बैंकर ने आपका चेक डिसऑनर कर दिया। आपको चेक डिसऑनर याद है ना, सेक्शन 138। आपका चेक डिसऑनर कर दिया, अब आपकी इमेज खराब हुई ना, तो क्या आप डिसऑनर ऑफ चेक के लिए जो आपकी इमेज हार्म हुई है उसके लिए सामने वाले पर केस कर सकते हैं? हां सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन बोला सोशल एग्रीमेंट है? नहीं। रिंग सेरेमनी करने के बाद आप शादी करने से मना कर देते हैं, दैट इज नॉट अ सोशल एग्रीमेंट। लेट मी टेल यू दैट इज अ प्रॉमिस एंड इट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। इवन मैरिज इज अ प्रॉमिस एनफोर्सिबल बाय लॉ। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। किसने आपको बोला सोशल अरेंजमेंट है? सोशल अरेंजमेंट होता तो इतनी इतनी एलमनी कहां से मिल रही होती? ये सोचा है कभी? 20-20 करोड़, 60-60 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए एलमनी कहां से मिल रही है? 200 करोड़ रुपए कहां से रही है एलमनी, अगर सोशल एग्रीमेंट है तो? आओ सर, नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेजेस। सर नॉमिनल डैमेजेस मतलब एक्चुअल के डैमेजेस नहीं, नाम के, नाम है ना, नॉमिनल, नाम के डैमेजेस। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर आपका, अरे ये क्या हो गया, यहां पर आपका बायर है, ठीक है। लेट से आज एक बच्ची ने बोला आप थोड़ा सा बिहार बिहार के लगते हैं, तो आज बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बायर है वो बिहार में है, आपका जो सेलर है जहां के हम एक्चुअल हैं कोलकाता में है। बायर बिहार में है, सेलर कोलकाता में है। अब सामान सेलर से बायर के पास गया, ठीक है, ट्रक में, ट्रक बनाते हैं, कोशिश करेंगे ट्रक बनाने की, ट्रक में गया, बायर ने लेने से रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला है भागीदार से, लेने से रिफ्यूज कर दिया। ये ट्रक वापस यहां पर रिटर्न आ गया, वापस रिटर्न आ गया, ठीक है, वापस रिटर्न आ गया, ठीक है। अभी देखो विवेक प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं, लोअर द अमाउंट ऑफ चेक ऑफ डिसऑनर, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ विंडिक्टिव डैमेज। बेटा विंडिक्टिव डैमेजेस कितने होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब बच्चा पूछ रहा है किसके ऊपर केस होगा? बैंकर के ऊपर, बैंक के ऊपर, ठीक है। तुम खुद सोचो ना, अब मान लो टाटा मोटर्स ने सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है, और सैलरी और ऑडिटर का पेमेंट करने के बाद टाटा मोटर्स को पता चलता है उनके सारे चेक डिसऑनर कर दिए बैंक ने, गलती से ही किए बट कर दिए। कल तुमको नहीं लगता न्यूज वाले पता है कैसे शुरू करेंगे? पता है आपको टाटा हो गया है बैंकरप्ट, डिंग डिंग डिंग, और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जितनी देर में टाटा की इज्जत न्यूज वाले मिट्टी में मिलाएंगे उतना ही ज्यादा बैंक को खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये ट्रक यहां जा रही है, लेट्स से इस ट्रक के जाने का खर्चा 5,000 और रिफ्यूजल का खर्चा 5,000। अब इसमें नॉमिनल डैमेजेस पता है क्या है? देखो सामान तुमने मेरे पास भेजा, हमने सामान रिफ्यूज कर दिया, सामान वापस चला गया, सामान तो तुमको मिल गया, तुम किसी और को बेच दोगे। पूछ रहा कोलकाता कब आ रहे? बेटा हम कोलकाता में ही हैं, ठीक है। तो इसको पता है यहां पर नॉमिनल डैमेजेस क्या है? ये जो 5,000 रुपया भाड़ा है ना, 10,000 रुपए, ये है नॉमिनल डैमेजेस।
आपको बुक में एक सेंटेंस दिखाई देगा, बता रहा हूं आपको, आपको आईसीआई के मटेरियल में एक सेंटेंस दिखाई देगा कि नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, इसलिए जिससे सामने वाले को पनिशमेंट फील तो हो, वो कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होता, बट इसलिए दिया जाता है जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि भैया उसका तो नुकसान हुआ। मैं ऐसे ही बोलता हूं, आप देखो, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि नहीं, मेरे को बताना। जब आप पहले के जमाने में, अभी से 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले ले लेते हैं, अगर आप बिना हेलमेट के कहीं पकड़ाते थे तो पुलिस वाला 100 रुपए लेता था, है ना। 100 रुपए में आपको 100 रुपए में आपको इतना कुछ फील नहीं होता था ना, 100 रुपए में आपको इतना कुछ फील नहीं होता, ठीक है। 100 रुपए में इतना कोई बड़ा लॉस नहीं होता था, तो फिर लोग फिर भी बिना हेलमेट के घूमते थे। अभी वही पेनल्टी 1000 कर दिया, बोल रहा है विंडिक्टिव डैमेजेस न्यूज चैनल को देना चाहिए था। क्यों न्यूज चैनल देगा भाई, वो तो न्यूज दिखा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना। क्या टाटा हो गया है बैंकरप्ट, क्या बोला ना, न्यूज का काम है, न्यूज का काम है। न्यूज का काम है, ठीक है, उसका काम है अफवाह फैलाना, वो फैलाएगा, तुम्हारा काम है उसको नहीं देखना, ठीक है। तो भैया ये 10,000 रुपए आपको न्यू जो टॉपिक मिलेगा बुक में, जो मिलेगा, ये जो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं दे आर रिकवरेबल फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। पर वो जो नॉमिनल डैमेजेस हैं वो पेमेंट होंगे या नहीं होंगे वो कोर्ट डिसाइड करता है, और कोर्ट दे देता है आपको 10,000 रुपए नॉमिनल डैमेजेस आपको मिलेंगे। रिफ्लेक्स गॉड बेटा, मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात बोलूं, मेरा काम है, मेरे को कर लेने दीजिए, ठीक। अगर भरोसा है तो करिए, नहीं भरोसा है तो बहुत सारे चैनल हैं, बट मेरा काम है, मेरे को कर लेने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स, ठीक है। मैं बिना कोई रोस्ट, बिना कोई उल्टा जवाब दिया आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मेरा काम है, मेरे को कर लेने दीजिए प्लीज। मैंने आपको एक बुक दे के रखी है, उस बुक में आंसर क्वेश्चन दोनों लिखा हुआ है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको फ्री के लेक्चर भी दे के रखे हैं, जो लोग पेड कराते हैं मैंने फ्री में दे के रखे हैं, आपको देख के लिखना है, आप लिखिए, बट हमको कब लिखाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है प्लीज। मेरे को मेरा काम कर लीजिए बेटा, मेरे को मेरा प्लान से मत भटकाइए, क्योंकि मेरा प्लान बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, मेरे को प्लीज ऑर्गेनाइज प्लान पर रहने दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉमिनल डैमेजेस हो गया। अब अगला आया डैमेजेस फॉर डिटोरियरेशन कॉज्ड बाय डिले, डैमेजेस फॉर डिटोरियरेशन कॉज्ड बाय डिले। अब ये क्या है सर, अगर आपके सामान को डिलीवर करने में, अगर आपके सामान को डिलीवर करने में, अगर आपके सामान को डिलीवर करने में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव देर कर रहा है, ठीक है, या कोई आदमी डिले कर रहा है और उसकी वजह से आपके गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिस आदमी ने डिले किया है। याद रखिए ये सेम चीज आपने सेक्शन 26 के एक्सेप्शन में भी पढ़ी थी सोगा के, याद है कि नहीं है, कि इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी जिस आदमी की वजह से डिलीवरी डिले हुई है वही आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, चलो आइए, इज इट क्लियर सर? 26 में जो सेक्शन सोगा का था यही वाला तो था ना? जो सोगा का था वो यही वाला था ना?
अरे बोलो ना, यही वाला था ना कि सर अगर सेक्शन 26 में जो लिखा था कि ओनरशिप जिसकी होती है रिस्क उसी का होता है, लेकिन अगर डिलीवरी में डिले सेलर के आदमी की वजह से हुआ है, जिसके वजह से गुड्स खराब हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पढ़ा था ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उस केस में? उस केस में वही आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है जिस आदमी ने सारे के सारे जो ब्रह्मास्त्र में है, सारे के सारे वही आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है जिस आदमी ने भैया गुड्स का डैमेजेस जिसकी वजह से हुआ है, दैट इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं सर प्री फिक्स्ड डैमेजेस में, ठीक है, और थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे और थोड़ी देर बात करेंगे प्री फिक्स्ड डैमेज, लास्ट में वाला करेंगे कि डैमेजेस में और पेनल्टी में क्या अंतर है, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक आदमी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो तुमने क्या किया? पहले तुमने उससे केस करके उससे डैमेजेस मांगे, सबसे पहला काम। फिर क्या किया? पहले तो तुमने केस करके डैमेजेस मांगे, फिर क्या किया? फिर जो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हुआ है, ठीक है, फिर उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसके ऊपर केस करोगे, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस करोगे। अगर आपको याद हो, ये सेम चीज सोगा में भी थी। जब सेलर तोड़ता था तो बायर उस पर केस करता था, और जब बायर तोड़ता था तो सेलर उसके ऊपर केस करता था। सेक्शन बता दो तो। 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ऐसे थे ना? तो 55, 56, 57, ठीक है, और इसका तो ब्रीच का तो 60 था ना दोनों तरफ, याद है? किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, चाहे बायर ने तोड़ा या सेलर ने तोड़ा, दोनों केस में 60 थे। नहीं 57 नहीं था, 60 था। सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सूट फॉर इंटरेस्ट, याद है? 60, 61, तो वो भी यहां पे आ जाएगा। अच्छा, जो सबसे ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा है क्वांटम मेरूट, आखिरकार ये क्वांटम मेरूट होता क्या है? आओ सर थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सर, क्वांटम मेरूट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, पहले तो ये लिख लो। एक है क्वांटम, क्वांटम, और दूसरा मेरूट, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा ब्रेक कर दो, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो। क्वांटम से एक वर्ड आता है क्वांटिटी, और मेरूट से एक वर्ड आता है मेरिट। अब इन दोनों वर्ड को जोड़ दो। जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है, जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है, उतनी क्वांटिटी का आप मेरे को पैसा दे दीजिए, आप मेरे को पैसा दे दीजिए। जैसे लेट्स से, एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। लेट्स से कि आपने मेरे को बोला था 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा तो आप मेरे को 30 लाख रुपए दोगे, है ना? मैंने 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, तो मैं कितने रुपए के लिए एलिजिबल हूं? तो मैं कितने रुपए के लिए एलिजिबल हूं? तो मैं कितने रुपए के लिए एलिजिबल हूं? मैं एलिजिबल हूं 15 लाख रुपए के। ये होता है मतलब क्वांटम मेरिट का। ये क्वांटम मेरिट का मतलब है जितनी क्वांटिटी का मैंने काम किया है उतना मेरे को पैसा दे दो। लेकिन सर ये हर केस में नहीं होता, ये भी बता देता हूं।
ये हर केस में नहीं होता, हर केस में आपको क्वांटम मेरिट नहीं मिलेगा, हर केस में आपको क्वांटम मेरिट नहीं मिलेगा। तो सर कब मिलेगा वही बता दो, मैं बताता हूं। पहली बात, क्वांटम मेरिट आपको किस केस में मिलेगा? केस टू बी एलिजिबल। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच बाय अदर पार्टी। सबसे पहली चीज कि उस दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया होना चाहिए। अगर तुम ही बोल रहे हो कि भाई मैं तो अब 3 फ्लोर बना दिया, अब और नहीं बनाऊंगा, मेरे को 15 लाख दे दो, मैं क्यों दूंगा भाई, तू खुद ब्रीच कर रहा है, तू ही डैमेजेस लेके जाएगा। वाह भाई, ये तो वही बात हो गई, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी तेरा लाठी भी तेरी, है ना? ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। तो पहली चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच सामने वाले ने किया होना चाहिए, तुमने नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच सामने वाले ने किया होना चाहिए, तुमने नहीं। ठीक है, दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क एज एक्सपेक्टेड। अब तुमसे जिस क्वालिटी का काम एक्सपेक्ट किया था उसी क्वालिटी का काम तुमने दिया होना चाहिए। ठीक है, तुमसे जिस क्वालिटी का काम पर अग्रीमेंट किया था, तुमसे अग्रीमेंट किया था अच्छी वाली सीमेंट यूज करोगे, तुमने वही यूज किया है। ठीक है, तीसरा, इंफीरियर वर्क एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्टेड। सर अगर आपने कुछ इंफीरियर काम किया है, कुछ गलत काम किया है, तो उसका हिस्सा काट लिया जाएगा और उसके बाद जो कटा कुटा है वो आपको मिलेगा। तो क्वांटम मेरिट के लिए एलिजिबल होने के लिए भी आपको इन कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, एक और कंडीशन है वैसे, बट वो लॉजिकल है, कि वो जो एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो वो नॉन ग्रेचुटस होनी चाहिए। जो एक्टिविटी आप कर रहे हो मतलब वो नॉन ग्रेचुटस होनी चाहिए, मतलब पेड होनी चाहिए, फ्री वाली नहीं होनी चाहिए। अबे फ्री वाली होगी तो पैसा किस लिए मिलेगा, है ना? फ्री वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्री वाली हुई तो पैसा कैसे मिलेगा? समझ में आया? 3 वाला बोल रहा है इंफीरियर वर्क के चार्जेस हटाने हैं। भाई कॉमन सेंस बोल रहा हूं, ये देखो 25 लाख रुपए लगे हैं, सुनो 25 लाख रुपए का काम करना चाहिए था तुमको, 25 लाख रुपए का तुमको पेमेंट करते थे हम लोग करते। ठीक है, अगर तुम एशियन पेंट्स कंपनी का पेंट यूज करते जो तुमने बोला था, अब तुमने भैया चालू कंपनी का पेंट यूज कर लिया, तो अब चालू कंपनी का पेंट तो सस्ता मिलेगा, तो हम तुमको 25 लाख क्यों देंगे? फिर हम कम दाम देंगे, क्योंकि तुमने काम भी तो इंफीरियर किया है। मैं काम भी तो तुमने इंफीरियर किया, तो पैसा भी तो कम दूंगा। क्लियर सर? डन? आओ सर, उसको बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो आपने अभी तक क्या क्या किया है सामने वाले पर? आपने उसके ऊपर डैमेजेस का केस किया है जिसने आपके साथ ब्रीच किया है, उसके बाद आपने उस पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का केस किया है, अभी हवस की आग बुझी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का केस किया है, फिर आपने उसके ऊपर क्वांटम मेरिट का केस किया है, और अब आप उसके ऊपर करोगे जो आपको मैंने पढ़ाया है कंपनीज एक्ट में और सोगा में। पहले सोगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? ठीक है, क्या होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? ठीक है, क्या होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि भाई वो आदमी बोल रहा है कि तू है वही दिल, कि भाई कोर्ट में वो आदमी बोल रहा है कि मेरे को डैमेज उमेज नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दो।
मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दो, आई वॉन्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को डैमेज उमेज नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट निभा के दो। मेरे को परफॉर्मेंस मांगता है, मेरे को परफॉर्मेंस करके दो, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट निभा के दो। डैमेज नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपको ये मैंने सोगा में पढ़ाया था, याद है? थोड़ा सा सोगा से रिलेट करता हूं। सोगा में पढ़ाया था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किस केस में बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है? 10 बहाने करके ले गई दिल, ले गई दिल, 10 बहाने करके। 10 बहाने में मानता है, जिसमें डी आता है। जिसमें डी आता है। डी क्या है? डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है। डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है। यू, जो गुड्स हैं उनका यूनिक नेचर है, मतलब भैया गुड्स ही यूनिक नेचर के हैं, दुनिया के बाहर के। एस, सर वो जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिक गुड्स हैं। और लास्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल है एज पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। याद आया? तो इसी केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं, याद है? उसमें भी सर आप तो मांगते हो, कोर्ट देगा या नहीं देगा वो तो कोर्ट का डिसीजन होता है ना। आपका काम तो मांगना होता है, कोर्ट देगा या नहीं देगा वो तो कोर्ट का डिसीजन होता है ना। आप तो बस हाथ फैला के मांगते हो। तो ऐसे ही यहां पर एक है राइट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें यहां पर जो चंदू वाला केस है उसमें चंदू जाके कोर्ट में बोल सकता है चंदू की मम्मी की, नहीं 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 नहीं, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि नंदू आके मेरे बेटे को पढ़ाए। ठीक है, मैं ये चाहती हूं, मैं डैमेज उमेज नहीं चाहती, मैं चाहती हूं नंदू आके मेरे बेटे को पढ़ाए। ठीक है, नंदू आके मेरे को पढ़ाए, मतलब मेरे बेटे को पढ़ाए, सॉरी नॉट मेरे को। ये था 58, ये सेल ऑफ गुड्स का सेक्शन नंबर 58 है, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। नेक्स्ट, सूट फॉर इंजंक्शन ऑर्डर। ये सूट फॉर इंजंक्शन क्या है? सर इंजंक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड इंजेक्शन। इंजंक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड इंजेक्शन, इंजेक्शन। ठीक है, जब आप बीमार होते हो, ठीक है, तो आप इंजेक्शन लेते हो। आप लोगों ने शायद कोरोना की वैक्सीन ली होगी, वैक्सीन, वैक्सीन, सिंपल लौंडे, आशी। आप समझ गए ना मैंने आपका नाम क्यों लिया, और मैं कुछ नहीं कहूं। ठीक है, आइए, सूट फॉर इंजंक्शन। तो सर आपको जब कोई बीमारी का स्प्रेड रोकना होता है तो आप इंजेक्शन लगाते हो ना। वो इंजेक्शन क्या होता है? वो किसी बीमारी के स्प्रेड को रोक देता है। तो सूट फॉर इंजंक्शन बेसिकली क्या है? इट्स अ रिस्ट्रेन ऑर्डर। आपको ये कंपनीज एक्ट में मैंने पढ़ाया था। अब मान लो कोई आदमी इलीगली तुम्हारा जमीन हड़प लिया है, ठीक है, या तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद, ठीक है, मान लो मैंने एक बिल्डर को अपना जमीन दिया था घर बनाने के लिए, ठीक है, एक जमीन उसको दिया, बोला कि 2 मंजिला घर बना के दो। उसने बोला 1 साल में हो जाएगा। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं और मेरा घर अभी तक रेडी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं जमीन वापस दो, तो कलमुहा जमीन पर कब्जा करके बैठा है, बोल रहा है जो उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं दूंगा जमीन वापस। बोल रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं जमीन वापस नहीं दूंगा। तो अब ऐसे केस में मैं कोर्ट में जाके क्या ऑर्डर पास कर? मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया इसको रोको मेरी जमीन को यूज करने से, और मेरी जमीन मेरे को वापस दो। दैट इज कॉल्ड सूट फॉर इंजंक्शन। दैट इज कॉल्ड सूट फॉर इंजंक्शन, जो इंजेक्शन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब है रिस्ट्रेन ऑर्डर। और ये आपने पढ़ा था कहां पे बताओ तो? अल्ट्रा विरस में पढ़ा था आपने, कंपनीज एक्ट में। बोलते ना कॉन्ट्रैक्ट सारे चैप्टर्स का रिवीजन है, इसीलिए तो लास्ट में करते हैं। कुछ कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, कभी कभी मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू करते हैं। अरे आप सीए के कोर्स में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू किए ना, बच्चे का लॉ से भरोसा ही उड़ जाएगा। तभी तो बच्चा लॉ को पसंद करना बंद कर देता है।
फाउंडेशन का आधा से ज्यादा बच्चा जिसका लॉ फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है वो इसीलिए है कि जहां उसने पढ़ा उसने शुरू कॉन्ट्रैक्ट से किया, उसका दिमाग ही खराब हो गया। क्योंकि पहले दिन उसने देखा अरे बाबा ये चैप्टर तो इतना बड़ा है, 9 यूनिट है तो खत्म ही नहीं हो रहा, एक ही कहानी रोज 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 रोज, दिमाग पक जाता है उसका। ठीक है, इसीलिए द आइडियल कॉम्बिनेशन इज यू शुड स्टार्ट विथ सोगा देन गो टू कंपनी। टीचिंग भी एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि आप पेट से सीख के आ जाते हो, सीधी बात। यू स्टार्ट विथ सोगा, नए बच्चों को बता रहा हूं कैसे समझना है कि जो आदमी है वो राइट नंबर है या रॉन्ग नंबर है। स्टार्ट विथ सोगा, देन सोगा के बाद यू डू पार्टनरशिप। ठीक है, देन यू पुट इन अ स्मॉल टॉपिक IRF। अब यहां तक ना बच्चे को काफी कॉन्फिडेंस आ गया है लॉ में, क्योंकि उसके पॉकेट में ऑलरेडी 47 मार्क्स आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% का सिलेबस खत्म कर दिया उसने। अब आप अपना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सेकंड वाला उठाओ, विच इज कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट उसको पढ़ा के, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी आपने पढ़ा दिया, अब उसको LLP का तड़का लगा दो। यहां उसके और हो गए 21 नंबर और 6 नंबर 27 नंबर और। ठीक है, इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट में आप उठाओ नेगो, ये हो गए उसके 14 नंबर और लास्ट में आएगा कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट में आएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सर जितना टाइम एक टीचर को ये सारी चीजें खत्म करने में लगेगा ना, या स्टूडेंट को भी सेल्फ स्टडी में, दोनों के लिए रेलेवेंट है ये। टीचर्स भी जो देख रहे हैं, यंग बडिंग टीचर्स, किस तरीके से करना है, ठीक है, आप देख लो, इस तरीके से कराओ, बच्चे बड़े खुश रहेंगे और बढ़िया पढ़ा लोगे आप। ठीक है, मेरा काम है सबको मदद करना। ठीक है, आप देख लो, इस तरीके से पढ़ाओ, बच्चे फैन हो जाएंगे। ये है करेक्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, बच्चे जो सेल्फ स्टडी वाले देख रहे हैं वो भी, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। क्योंकि यहां पर ना आपको जितना टाइम ये दोनों करने में लगेगा ना, उतना अकेला आपको लगने वाला है कॉन्ट्रैक्ट में। बट कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा सिर्फ 35 नंबर, और ये ऊपर वाला ये दोनों मिला के आपको दे रहे हैं 27 और 47 मार्क्स। 27 और 47 मार्क्स, दैट इज 74 मार्क्स वो आपको दे रहे हैं टोटल में। टाइम इक्विवेलेंट है, लेकिन समय आपको नीचे वाले में 35 लग रहा है और ऊपर वाले में 74 मार्क्स मिल रहा है। तो दैट इज हाउ यू डू इट। जो भी यंग टीचर्स देख रहे हैं, द थर्ड लाइन ऑफ जनरेशन ऑफ टीचर्स, उनके लिए हेल्प हो जाएगी और बाकी बच्चों के लिए भी। हाउ सर? ओके, वेरी गुड। चलो अब आते हैं सर, ये प्री फिक्स्ड डैमेजेस में और पेनल्टी में क्या अंतर होता है। ठीक है सर, जो पेनल्टी होती है ना, पेनल्टी वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। जैसे बिना हेलमेट के पकड़ लिया 1000 रुपया फाइन लगेगा, 2 लोग पकड़े 2000 रुपया लगेगा, बिना गाड़ी में सीट बेल्ट लगाए हुए चला रहे हो गाड़ी 5000 रुपया फाइन लगेगा। तो ये बात तो ऑलरेडी पता है ना। ठीक है, ये बात तो ऑलरेडी पता है, तो इसमें तो इतना टाइम लगना ही है, इतना तो पेनल्टी लगनी है। तो पेनल्टी वो है जो फिक्स्ड है, और जो पेनल्टी होती है ना वो अनजस्टिफाइड होती है। आपके ऊपर जब भी पेनल्टी लगेगी ना, आपको लगेगा अनफेयर है। क्योंकि देखो सर, एक बात है, रेड लाइन क्रॉस करने पर, ठीक है, 2000 रुपए का फाइन है। भाई रेड लाइन यहां है, रेड लाइट, ठीक है, स्टॉप लाइन। मेरा अगर आगे वाला चक्का थोड़ा सा खड़ा हो गया, आगे चला गया लाइन के, तो लाइन को कोई तकलीफ थोड़ी ना हुई। लाइन तो वैसे की वैसे ही बैठी है, लाइन को थोड़ी ना कोई तकलीफ हो गई है जो आप जबरदस्ती डंडा करने आ गए। बट इट्स एन ऑफेंस। ठीक है, वो ऑफेंस है। ठीक है, अब आपको लगेगा, और जब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है, आपको हमेशा लगेगा वो अनरीजनेबल है। आप बोलोगे यार मैं जरा सा लाइन से आगे निकल गया, मैंने लाइन को चोटिल थोड़ी ना पहुंचा दिया। ठीक है, लाइन को कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी, तो आपको हमेशा लगेगा ये बहुत ज्यादा बड़ी है,
extravagant. Penalty is extravagant. It is unjustified. हाँ, मैं बहुत केस खाया हूं भाई, पेमेंट नहीं की कभी, लेकिन खाया बहुत, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब डैमेजेस हो, अब मान लो तुम सच में गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते तुमने स्टॉप लाइन वायलेट की और तुमने गलती से लेडी को धक्का दे दिया, मतलब धक्का लग गया। अब बेचारी वो स्कूटी में थी, उसकी स्कूटी गिर गई, सर फट गया उसका। अब 10,000 रुपया हॉस्पिटल का बिल आया और तुमको 10,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, ये ठीक है? ये तुमको जस्टिफाइड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी हरकत की वजह से एक्चुअल लॉस हुआ है ना, जो पुणे वाले केस में हुआ था और जो अभी रिसेंटली गुजरात में जो हुआ था, वडोदरा में वो जो हुआ था, वो तुमको जस्टिफाइड लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती है ना, और तुम्हारी गलती की वजह से जितना नुकसान हुआ तुम उतना ही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पर पेनल्टी लगती है 51%, 101% वो पेनल्टी है। लेकिन अगर मैंने ईएमआई पेमेंट नहीं किया और जितने दिन ईएमआई नहीं पेमेंट किया उतना इंटरेस्ट लगा, तो वो डैमेजेस है, क्योंकि वो जस्टिफाइड है। क्या चीज का मेंटोरशिप सेशन? वो भाई होली के टाइम पर जिन्होंने 2 दिन में वो सब्सक्रिप्शन लिया था उन लोगों के लिए था, 13, 14, 15 को। सबके लिए नहीं है कि 18 महीना का जिसने कभी भी लिया है सबके लिए हो जाएगा। सिर्फ 13, 14, 15 3 दिन का था वो। कुछ भी दिमाग दौड़ाते हैं। बिना ऑफर के बिना ऑफर के ऑफर क्लेम कर लेंगे। क्या गजब दिमाग है। चलो, यही होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस पहले हो गया। केस टू केस बेसिस पर डैमेजेस केस टू केस बेसिस पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। कैसे इंक्रीज करें? लिख के बेटा, आंसर राइटिंग करके। आपने 45 नंबर कैसे लाए हैं मैं बताऊं? आपको किसी टीचर के क्वेश्चन मिल गए थे इंपॉर्टेंट वाले, आपने उनको 4-5 बार रट लिया और फिर जाके पेपर में लिख दिया, लकीली 45 आ गया। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी ना है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट होता तो जितना इजी पेपर था ना उसमें कम से कम 60 आता। मेरे को पता है ना कैसे नंबर लाए हैं आप। एकदम एकदम, हम तो पढ़ाई छोड़ के सोच रहे यही करना शुरू कर दें। मेरे पास तो दिन में 48 घंटा होता है ना घड़ी में, तुम लोग के 24, मेरे 48। ये 1000 स्टूडेंट को बैठ बैठ के रोज मेंटरशिप सेशन देंगे। गोद ले लो हमको, ठीक है। तो ये हो गया डैमेजेस। डैमेजेस क्या होते हैं? केस टू केस बेसिस पर डिफर करते हैं और वो जस्टिफाइड होते हैं। जिस पर लगेंगे उसको फील होगा ठीक है मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है काफी, ये होना भी चाहिए। क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है सर? बेटा सिंपल नॉलेज ही, हम आपको एक बात बोले, कोई भी टीचर का नाम मत लिया करिए, यह बहुत गलत चीज है। कोई भी एजुकेटर हो, मेहनत तो कर रहा है ना वो, कोई भी हो, आप किसी का भी नाम क्यों लोगे? एक चीज याद रखना, तुम खुद स्टूडेंट हो ना, तुमने तो अभी तक जिंदगी में कुछ किया नहीं, तुम कौन होते हो किसी टीचर का नाम लेके बोलने वाले? बिल्कुल मत बोला करो, मेरी चैट में तो मत बोला करो, सीधी सी बात। हम किसी भी टीचर का अपमान नहीं सहेंगे, कोई भी हो, चाहे वो फिर गुरप्रीत हो, चाहे आईजी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये सब नाम मत लिया करो किसी का फालतू, ठीक है। ओके, तो पेनल्टी और डैमेजेस हो गए सर, डन, एंड दैट इज द एंड ऑफ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 बेटा, आस्क 0213। बेटा पहले तुम खुद को गोद लेने के लिए किसी को खोज लो, जब रिजल्ट आएगा नहीं हुआ ना इस बार, तो मम्मी पापा घर से निकाल देंगे। चलिए, ठीक है, डन सर? यस, इतना ही छोटा है यूनिट नंबर 5। इट इज स्मॉल, कूल। आज पहली बार हमारी 1 घंटा में क्लास खत्म हुई है, तो डन सर फॉर द डे। कल मिलते हैं यूनिट नंबर 6 और 7 के साथ, ठीक है। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन।
कोई चीज जो ना तो किसी के आदमी के कोई कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर पूछ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि भैया वो तुझसे शादी कर ले तभी मैं तेरे को पैसा चुकाऊंगा, तभी इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा। दैट इज व्हाट अनकंडीशनल मींस, विदाउट एनी कंडीशन। जैसे आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल। आओगे सर? कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। ऑफर इज अनकंडीशनल मतलब ऑफर में कोई टर्म्स एंड, और भाई एक सेकंड, ऑफर इज अनकंडीशनल नहीं है, एक्सेप्टेंस इज अनकंडीशनल है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, आप गलत बोल रहे हो, प्रोविजन ठीक से जाके चेक करो लॉ। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए। कि आपको अगर मैंने बोला 15 रुपए किलो आलू है 1 किलो, तो अगर आपको 15 रुपए में 1 किलो लेना है। अगर आपने बार्गेन शुरू की तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, वो काउंटर ऑफर हुआ। ठीक है, ऑफर इज ऑलवेज कंडीशनल। गलत बोल रहे हो आप। अच्छा, कल अपने करेंगे यूनिट 6 और यूनिट 7। ठीक है, कल 11 बजे। चलो डन, बाय बाय, सी यू, टाटा। 1 घंटा 5 मिनट, अच्छा टाइम में खत्म हो गया। चलो सर, बाय बाय, टाटा। और यार थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना, व्लॉग वोग देख लो, सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है, कंपनीज एक्ट में चेन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा आप क्लास में भी तो आधे घुसे हो, है ना बिट्टू सुनानी जी? कंपनीज एक्ट का यूनिट देखिए, उसका क्लियर हो जाएगा। कंपनीज एक्ट का 1 शॉट लिया हुआ है। अच्छा एक बार ये खोल के दिखा दो ना कैसे खुलेगा नोट्स वाला। चलो एक बार ये दिखा देता हूं। अच्छा, हम लोग अभी यूट्यूब में कहां पर हैं दिखाता हूं। हमारी ये स्ट्रीम चल रही है ना, नहीं ये तो मेरा गाना चल रहा है। अरे कहां चला गया? अरे यार तुम 360 फाउंडेशन 360 मेरी शाम सी नादान सी, मेरे कमी आना मैं राम सी, मैं राम सी नादान सी। अच्छा, ये वीडियो चल रहा है अभी, मैंने अपने आप को पॉज किया। ये चैट में देखो लिंक है, जो पहला वाला लिंक है वो प्री एग्जाम मैराथन के टेलीग्राम ग्रुप का है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, 5981 बच्चे हैं इसमें, तो इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव वाइव सब मिल जाएगी, मेरे क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे, पेड क्लास के नोट्स भी, क्योंकि मेरा काम पास कराना है, पैसा खाना नहीं, वो सब नहीं करता मैं। ठीक है, वो मेरे को पता है आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, इंटरमीडिएट में आप सामने से आके दोगे। 1336 बच्चों ने CSG कोड लेके इंटरमीडिएट में एनरोल किया। वी हैव अ बैच ऑफ 1978 स्टूडेंट्स, उसमें से 1300 बच्चों ने सिर्फ कोड CSG इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आप सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपको यहां लेके आएगा। यहां पर आप अपना IICAI रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, अपना फोन नंबर डालो। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, और एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के। आदित्य शाह जी, आपको जो नहीं मिला ना, तो एक काम करिए, पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं 1 शॉट करा रहा हूं तो उसमें बैठ के एक एक क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूंगा भाई, शायद, वरना फिर तो 1 शॉट पहले ही लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका 1 शॉट बहुत लंबा रहता है। अब उसके बाद अगर मैं उसमें क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दूं, तब तो पता चलेगा 3 दिन 1 शॉट ही चलेगा एक टॉपिक का, क्योंकि मेरे को तो सारे क्वेश्चन लर्न बाय हार्ट है ना। 3 दिन तक 1 शॉट ही चलेगा। नहीं नहीं, कोई आंसर राइटिंग नहीं है आज, पहले हम लोग सारे 1 शॉट खत्म करेंगे, फिर अब सीधा लिखाएंगे ब्रह्मास्त्र में दबा के, ऐसा लिखाएंगे कि हाथ की नस फाड़ देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, आप मेरी पेपर एनालिसिस की वीडियो देख लो, जनवरी का, जिस दिन आया था मैंने तो उसी दिन कर दिया था, आपने देखा ही नहीं है। ये देखिए, अब तो अपना ही वीडियो खोल के दिखाना होता है। लॉ जैन 2025, अपना ही पेपर खोल के दिखाना पड़ता है, पेपर एनालिसिस।
शांतम गुप्ता, तो ऐसे भी लिखा तो सारे अपने ही वीडियो आए हैं फिर भी। ठीक है, यही प्लेलिस्ट में टॉपर्स पेपर एनालिसिस में, और जो अपना पूरा का पूरा टीचर्स का एनालिसिस हुआ था जनवरी के ठीक अगले एग्जाम के दिन हम लोग ने किया था, सारी चीजें इसी चैनल पर मिल जाएंगी आपको। प्रॉब्लम ये आपने खोजा ही नहीं है, इतने आलसी हैं आप। ठीक है, आपने किया ही नहीं है कि भाई कौन मेहनत करे इतनी कि मैं पेपर एनालिसिस देखूं जाके। लास्ट में बता तो देगा पेपर में क्या आने वाला है, वही पढ़ लूंगा। कौन है इतना मेहनत करेगा? इसका तो काम ही है पूरा दिन पढ़ाता रहता है, टीचर है। मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को कितना काम है जिंदगी में, खाली पढ़ना थोड़ी ना होता है। आईपीएल देखना है, बगल वाली घर में क्या कर रही है वो देखना है। इसको क्या है, पूरा दिन खड़ा होके पढ़ाता रहता है। हाँ, तो उसमें देखा ना, तो उसमें तो डिस्कस किया है। फिर पहले मैम, फिर आदि सर, फिर आप। चलो, मैम को नमस्ते नमन करके जय मैथ्स की रानी, और अब क्लास खत्म करते हैं। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। हाँ, मैथ्स की रानी आ गई, मैथ्स की रानी को नमन करके क्लास खत्म करते हैं।